नमस्ते। आइए आज की एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट सीरीज़ में हम बात करते हैं नोड्स ऑफ फेट एंड डेस्टिनी के बारे में। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड कार्मिक प्लैनेट नॉर्थ नोड राहु एंड साउथ नोड केतु के बारे में। एक्चुअली दे आर नॉट प्लैनेट्स बट दे आर कॉल्ड शैडो प्लैनेट। उनको छाया ग्रह कहा गया है क्योंकि वो साये की तरह हमारा पीछा करते हैं और वो हमें कहते हैं कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्योंकि वो हमारे अपने कर्मा हैं। शुक्र जो है वो हमारे एंसेस्ट्रल डीएनए है, वो हमारे फादर मदर हमारे फोर फादर का जेनेटिक्स है। बट राहु और केतु जो है वो हमारे खुद का जेनेटिक्स है, खुद के कर्म है। और जिस तरह छाया जो होती है, परछाई जो होती है, उसे हम पकड़ नहीं सकते, वो हमारे बस में नहीं। उसी तरह की कुछ एनर्जी राहु और केतु की होती है, वो किसी के बस में नहीं आते हैं। बट सभी ग्रहों को वो अपने बस में कर लेते हैं और सभी को अफ्लिक्शन में ला देते हैं। इवन दैट वो सूर्य और चंद्र को भी ग्रहण लगा देते हैं। और जब कुंडली में राहु केतु एक्सिस के वन साइडेड सारे ग्रह हो जाते हैं तो उसी को काल सर्प योग कहा गया है। और इसको बहुत ही इनऑस्पिशियस और बैड योग में उसकी गणना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि काल सर्प योग क्या है और क्यों उसको सर्प के साथ भी जोड़ा गया है। देखिए, जब हम तराजू लेते हैं और उसके एक पलड़े में वेट रखते हैं और दूसरा खाली रखते हैं तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। बस तो यही इम्बैलेंस की एनर्जी हम अपनी कुंडली में लेके आए होते हैं और ये हमारे कर्मों का इम्बैलेंस है जो हमें हमारे जीवन को भी इम्बैलेंस कर देता है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत सारी पौराणिक कथाएँ लिखी थी जो कि हमारे जीवन के रहस्यों को समझाने के लिए। तो ये जो काल सर्प को सर्प के साथ क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि देखिए देव और दानव जो थे उनको जब अमृत प्राप्ति करनी थी तो उन्होंने मंदार पर्वत को समुद्र में डाला और वासुकी जो नाग था उसकी रस्सी बना के उसका मंथन शुरू किया। और जब मंथन किया तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों प्राप्त हुई। विष प्राप्त हुआ तो अमृत भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे समुद्र मंथन जो है वो हमारे आत्म मंथन और जीवन मंथन के साथ उसको रिलेट किया जाता है। और वासुकी नाग जो है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारी सरपेंट एनर्जी जो है, जो हमारे नीचे के भौतिक चक्रों में डॉर्मेंट होकर पड़ी हुई है। तो उसको राइज किए बिना मंथन कैसे पॉसिबल होगा। और बिकॉज कि काल सर्प के चलते हम बहुत ही सारा इम्बैलेंस लेके आए, सभी प्लैनेट एक साइड हो गए हैं। तो ये हमारे जो डेंस कर्मा है, हैवी कर्मा है, वो दर्शाता है। और हमारे 3 भौतिक चक्रों में इतने हैवी कर्मा होने के कारण जो हमारी एनर्जी जो राइज होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। और ये इसके चलते क्या होता है, मंथन ही पॉसिबल नहीं होता है। और जब मंथन नहीं होता है तो हमारे जो अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हमारी स्किल्स है, क्या हमारी वीकनेस है, वो हम जान नहीं पाते हैं। और जब हम जीवन यात्रा लेके निकले हैं, हमें जो भी हमारे डिज़ायर्स है, गोल्स है, हमारे जो कर्मा है वो अगर कंप्लीट करने हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना कि कौन सी हमारी स्किल है, कौन सा हमारे पास पोटेंशियल है जो यूज़ करके हम इसको करें, और कौन सी वीकनेसेस है जिसको हमें ओवरकम करनी है। तो इनके चलते क्या हो जाता है कि हमारी जो एक लाइफ जर्नी होती है बहुत ही उसमें स्ट्रगल देखने को मिलती है, हार्डवर्क देखने को मिलता है। और ये हमारे चक्रों का भी इम्बैलेंस दर्शाता है, क्योंकि ये हमारी कुंडलिनी एनर्जी है और हमारे जो भी कर्मा है ये सभी कुछ चक्रों के साथ रिलेट होता है, क्योंकि सभी कर्मों का डिपोजिशन हमारे सभी चक्रों में होता है। तो ये वो भी अलाइनमेंट में नहीं होते, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो अगर हमें हमारे कालसर्प योग को ठीक करना है तो हम जिस तरह का मतलब धार्मिक विधि विधान तो करा ही सकते हैं, बट साथ में अगर हम हमारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं चक्र हीलिंग करके, ध्यान मेडिटेशन करके, और साथ में हम बहुत अलग तरह की जो हीलिंग मोडालिटीज़ है, चाहे वो साइकिक हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, और जैसे मैंने बताया ये बहुत नेगेटिविटी दर्शाता है ये योग। तो हमारे आजू बाजू का जो ऑरिक फील्ड होता है वो भी बहुत नेगेटिव होता है। तो प्राणिक हीलिंग करके, हम ऑरा क्लिनजिंग करके भी इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट है उसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये जो समुद्र मंथन की जो कथा है उसमें बहुत और भी बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। बट अभी हम ये जानते हैं कि ये राहु और केतु जो है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो बनते कैसे हैं। तो देखिए
जैसे राहु और केतु क्या है, वो हमारे ही जो मून है उनके दो मोड है। और मून क्या है, उसको हमारे ज्योतिष में मन का कारक माना गया है, चंद्र को। तो वो कहते हैं ना तो कि राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। तो यहाँ पे ये हमारे ही मन की दो अवस्था है, एक है हमारी भौतिक अवस्था और दूसरी है हमारी आध्यात्मिक अवस्था। और इसके लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी समझना पड़ेगा। देखिए, सूर्य जो होता है उसके आजू बाजू पृथ्वी भ्रमण करती है, और पृथ्वी जो होती है उसके आजू बाजू चंद्र भ्रमण करता है। तो चंद्र जब भ्रमण करते करते सूर्य के नज़दीक आने लगता है, तो वहाँ पे जो ऑर्बिट का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो केतु है। और जब सूर्य से चंद्र दूर होने लगता है और वहाँ पे दो ऑर्बिट का इंटरसेक्ट पॉइंट जो बनता है वो राहु है। अब सूर्य जो है उसको ज्योतिष में आत्मा का कारक कहा गया है, उसको हम सोल कहते हैं। तो जब हमारा मन जो होता है वो आत्मा की चेतना में स्थित होता है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस में हम होते हैं, तभी हम आध्यात्मिकता में होते हैं ना। तो वो केतु हो जाता है, और इसीलिए केतु को मोक्षा कारक प्लैनेट कहा गया है। और जैसे ही हमारा मन जो होता है वो आत्मा से दूर जाता है, मतलब भौतिकता में आता है, जिस मटेरियल वर्ल्ड में आता है और मोह और माया में लिप्त होता है, तो वो राहु हो गया। तो ये हमारे मन की दो अवस्था है, एक है स्पिरिचुअल और एक है मटेरियल। अब हम राहु और केतु की एनर्जी को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है। राहु फ्यूचर लाइफ जर्नी है, केतु पास्ट है। राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। राहु इल्यूजन है, केतु डिल्यूजन है। तो राहु जो है वो स्मोकी मिरर है, धुआं है। तो जब जहाँ धुआं होता है हमें वहाँ साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता है, बट जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होती है। बट ये ऐसा होता है कि होता कुछ है और हमें दिखता कुछ है, जिसको बोलेंगे रज्जु सर्प भ्रांति। मतलब सांप को हम रस्सी समझ लेते हैं या रस्सी हमें सांप दिखाई देती है। और डिल्यूजन क्या है, जहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी हमें कुछ दिखता है। जैसे हम रण में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, तो हमें दूर से पानी दिखाई देता है, बट एक्चुअली वहाँ पानी होता नहीं है। तो ये मृगजल जिसको बोलते हैं, मिराज जिसको बोलते हैं, वो भ्रांति पैदा करता है, वो केतु है। राहु जो है वो बहुत सारी डिज़ायर है, ईगो है, ऑब्सेशन है, रिबेलियस उसका नेचर होता है। राहु जो है वो मतलब एक्सपांशन करता है। और केतु क्या है, केतु डिससेटिस्फेक्शन है, वहाँ पे एक अधूरी प्यास है, केतु कट लगा देता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। तो यहाँ भी देखिए, समुद्र मंथन की जो कथा है उसमें जब उन लोगों को, देव और दानवों को अमृत प्राप्त हो गया, तो फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी कि कौन अमृत का पान पहले करेगा। तो विष्णु जो भगवान थे उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण करके देवों से अमृत बांटना शुरू किया। तो स्वर भानु करके जो दानव राज था वो बहुत ही चालाक था, तो उसने देवों के साथ में जाके बैठ गया उनका बेश लेके, और उनने अमृत पान शुरू कर दिया। अब गले तक अमृत पहुंचा ही था कि चंद्र और सूर्य को पता चल जाती है और वो विष्णु भगवान को बता देते हैं। तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका स्वर भानु का गला काट देते हैं। बट गले तक तो अमृत पहुंच ही गया था। तो अमृत पिया हुआ जो हेड है, सर है, वो राहु है। और जिसको अमृत नहीं मिला था, तो नीचे का जो पूरा पोर्शन है जिसको हम धड़ कहते हैं शरीर का, वो केतु है। और इसीलिए केतु जहाँ होता है कुंडली में, वहाँ पे एक प्रकार की डिससेटिस्फेक्शन होता है, एक अधूरी प्यास है। एक्चुअली वो क्या है, वो हमारे अधूरे लाइफ लेसन है, अधूरे कर्म जो हम छोड़ के आए हैं, वो केतु है। और केतु का एक चिन्ह झंडा भी है, जिसमें उसने विक्ट्री हासिल की है। जो भी हमारी पास्ट लाइफ स्किल होती है, जो हमारा अचीवमेंट होता है, वो भी केतु है। और हमारी जो ये जीवन यात्रा हम लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली जब हम हमारे कर्म को कंप्लीट करेंगे तभी हमको मुक्ति मिलेगी। तो केतु जो अधूरा कर्म होता है उसके लिए केतु नीचे से किक लगाता है, और राहु जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। क्योंकि कुंडली में राहु केतु जो है 180 डिग्री पे एक्सिस पे होते हैं, मतलब आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही चीज़ें जरूरी है, राहु और केतु दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। और ये जो एक्सिस होता है वही हमारी इस जीवन की जर्नी जो होती है उसका मेन एक्सिस है। और राहु जो है उसने अमृत पिया है, तो अमृत
पिया हुआ ब्रेन, तो उसके पास बहुत ही सारी स्किल है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, उसके पास शार्प इंटेलेक्ट है। वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, वो सभी कुछ राहु जानता है। तो वो कुछ भी करके अपने जो डिज़ायर होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको कंप्लीट करता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु बुरा है और केतु अच्छा है, ये दोनों ही प्लैनेट है जो हमारे मोक्षा जर्नी के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि राहु और केतु किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं। तो राहु जो है वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ, हायर पोस्ट, पोजीशन, ऑथोरिटी, लीडरशिप, पॉलिटिक्स, नेम, फेम, ग्लैमर वर्ल्ड, वो सभी को दर्शाता है। राहु एयर है तो वो एविएशन इंडस्ट्री, हवाई यात्राएं, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च वर्क, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सभी कुछ राहु के दायरे में आता है। और राहु जो है उसका जो दिमाग कैसा है, अमृत पिया हुआ, तो शार्प इंटेलेक्ट होती है, तो साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये सभी कुछ भी अच्छा राहु हमें देता है। और वही अगर राहु बुरा होता है तो वो अंडरवर्ल्ड है, बुरी प्रवृत्तियां है, एडिक्शन है, ड्रग्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग, और ये सभी कुछ भी उसमें हमें प्रवृत्त कर देता है। दूसरा, राहु जो है वो हमारे जो ब्रेन है उसके भी इश्यूज राहु करवाता है, जैसे कि डिप्रेशन का होना, नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो क्रिएट करता है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसी अलग अलग टाइप की जो बीमारी होती है, पागलपन है, सनकीपन है, ये सभी भी बैड राहु क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। अगर हम केतु के बारे में देखें तो अगर केतु अच्छा होता है तो हमें वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाता है, मतलब किसी संप्रदाय के बड़े धर्मगुरु का दर्जा दिलाता है, हमें संन्यास्त मार्ग में आगे ले जाता है, रिसर्च वर्क में हमें आगे ले जाता है, हमारी साइकिक एबिलिटी, इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, इजीली हम कनेक्टेड टू डिवाइन हो जाता है। तो वो हेडलेस है, बट अच्छा पॉइंट ये भी है कि वो हेडलेस है तो उसके पास कोई लॉजिकल माइंड नहीं है, तो वो बहुत सारी उसके साथ डिवाइन कनेक्शन होता है, इजीली वो कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी जो साइकिक एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन उनका बहुत पावरफुल होता है, और वो उनकी हीलिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स मिले हुए होते हैं। गुरु के आज्ञांकित शिष्य है ना, तो अगर वो अच्छा होता है तो गुरु के ब्लेसिंग्स ऑलवेज उन पर रहते हैं। तो ये अच्छे केतु की निशानी है। अच्छे डॉक्टर, सर्जन, सोल्जर्स, ये सब अच्छे केतु की निशानी है। साथ में केतु जो होता है वो फ्लैग डिनोट करता है, तो ऐसी चीज़ों में हमें विजय प्राप्त भी करवा सकता है अगर कुंडली में केतु अच्छा होता है तो। साथ में अगर वही केतु बुरा होता है तो हमें आइसोलेट कर देता है, एकांत हो जाता है, क्योंकि वो डिटैचमेंट दर्शाता है। साथ में अगर केतु बुरा होता है तो यही हमें बहुत सारी बुरी प्रवृत्तियां करने में भी हमारा इंक्लिनेशन कर देता है, क्योंकि केतु क्या है, आज्ञांकित शिष्य है अपने गुरु का, तो अगर उनको अच्छी दिशा मिलती है तो वो बहुत अच्छा करते हैं, बट अगर उनके गुरु ही अगर बुरे हैं, कहते हैं ना वो कोई क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, वो सब केतु से रिप्रेजेंट होते हैं। साथ में वो कट लगा देता है, एक्सीडेंटल इंजरी है, सर्जरी है, ऑपरेशन है, ये सभी भी कराना पड़ता है। अचानक बनने वाली घटनाएं ज़िंदगी में बनती है, कुछ बिना सोचे समझे हम डिसीज़न लेते हैं और फिर हमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशन को झेलना पड़ता है। साथ में केतु जो है वो ऐसे डिसीज़ देता है जिसका निदान शक्य नहीं होता है, हमें समझ ही नहीं आती कि इसका क्या कारण है, तो ये भी एक बुरे केतु की निशानी है। बट हम बहुत सारी रेमेडीज़ को करके अपने राहु केतु को ठीक कर सकते हैं, उनके शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। तो देखिए, राहु केतु क्या है, वो मून के ही दो नोड्स है, चंद्र के। तो चंद्र शिव जी के मस्तक पे विराजमान होते हैं, तो हम शिवा महाकाल की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। और राहु केतु कुंडलिनी शक्ति के साथ कनेक्टेड है, तो वो माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की, काली की पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं।
साथ में केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हम गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बाल गणेश की कथा सबको पता है कि कैसे उनके ईगो के चलते उन्होंने शिव जी को पार्वती जी से मिलने के लिए रोका, तो शिव जी ने ईगो वाला मस्तक काट के विजडम वाला मस्तक लगा दिया गणपति जी के सर पर। तो इसी तरह केतु का भी देखते हैं मस्तक कटा हुआ है, तो यहाँ पे ईगो से दूर रहने की बात है, सरेंडर की एनर्जी में रहने की बात है। तो हम हमारे केतु को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि राहु और केतु क्या है, कार्मिक प्लैनेट है, तो बहुत सारे डेंस कर्मा है, हैवी कर्मा है, कर्मिक ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लटर की एनर्जी है और हमारे आजू बाजू भी बहुत सारी नेगेटिविटी उसके चलते रहती है अगर राहु केतु अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर से, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट से जो भी क्लटर है उसको दूर कर देना चाहिए, जो भी मतलब क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, तो नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और हमारे राहु केतु अच्छे हो जाते हैं। राहु और केतु के हम जप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि बुरे से बुरा अगर आदमी होता है या इंसान होता है, अगर उसकी हम प्रशंसा करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही करता है। तो हम ये भी जाप भी कर सकते हैं, हम पूजा विधि विधान करवा सकते हैं, कर्मकांड करवा सकते हैं मंदिर में जाके। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि हम हमारे चक्रों का हीलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वो चक्र में ही हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं। रेकी हीलिंग, साइकिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, ये सब करके हमारी ऑरा क्लींजिंग भी करवा सकते हैं उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए। दूसरा, राहु जो है वो शनि की छाया है और केतु जो है वो मंगल की छाया है। तो यहाँ पे ये दोनों जो प्लैनेट है वो समाज सेवा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सेल्फलेस सेवा के कार्यों को करके भी हमारे राहु केतु के बुरे प्रभाव में से मुक्त हो सकते हैं। तो होप आप लोगों को आज की ये राहु केतु की वीडियो पसंद आई होगी, और सूर्य से लेके यहाँ तक की जो भी मैंने प्लैनेट सीरीज बनाई है उसमें मैंने बहुत संक्षिप्त में बेसिक जानकारी देने का प्रयत्न किया है, और आगे भी मैं अलग अलग सब्जेक्ट पे साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की वीडियो बनाती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।